नमस्कार। आज मैं आपको फिर से रायबरेली जनपद की दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें आज के कलयुगी पुत्रों ने अलग अलग कारणों से अपने अपने पिता की हत्या कर दी थी। वैसे तो ये बहुत सामान्य बात है, पिता की हत्या बाप, भाई की हत्या भाई। हत्या कर देना दो वजहों से, एक कोई तत्कालिक कारण हो, दूसरा लालच। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी वजह अब तक मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसके कारण बेटा अपने बाप की हत्या कर दे। तात्कालिक कारण में जब असुरक्षा की भावना बेटे या बच्चों या बेटों के अंदर आ जाती है कि अब ये कहीं और चले जाएंगे, मकान बेच के कहीं कहीं और चले जाएंगे, दूसरों से संबंध हो गए हैं, माँ को बहुत प्रताड़ित करते हैं, ये तात्कालिक कारण हैं जो तुरंत के तुरंत कोई ऐसे कारण आ गए जिससे गुस्से में आके बेटे ने बाप की हत्या कर दी। दूसरा, मैंने बताया कि ज़मीन जायदाद, लालच, किसी भी तरह की लालच, नौकरी, इसमें पड़ के लड़के अपने बाप की हत्या कर देते हैं। पहली घटना है 2 मई 2013 की। सिंचाई विभाग कॉलोनी, बड़ी कॉलोनी है रायबरेली में, शहर में। कैनाल रोड वहाँ की एक शहर की एक कनेक्टिंग लिंक रोड है और बड़ी फेमस रोड है। वहाँ के मकान नंबर D7 में रामगिरी नाम के एक सिंचाई कर्मी, जो कि सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था, उसकी हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। बाकी लोग मौके पर पहुंचे। मैं चूंकि पुलिस अधीक्षक था जनपद का, हत्या का मामला था, सिंचाई कॉलोनी के भीतर यानी एक सरकारी विभाग के किसी व्यक्ति की हत्या का मामला था, जाना आवश्यक था, मैं भी गया। वहाँ जाने पर पता लगा कि मृतक के बड़े भाई वहाँ आए हुए थे, श्री राजा रामगिरी, और उन्होंने बताया कि साहब पता नहीं किसने इनकी हत्या कर दी, रात की हुई हत्या है, पेट में चाकू मारा गया है, ऐसा लगता है गर्दन भी दबाई गई है। खैर, बॉडी को वहाँ से तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवा के और उसके बाद संतोष कुमार द्विवेदी हमारा इंस्पेक्टर और पंकज पांडे हमारे क्षेत्राधिकारी नगर थे, एडिशनल एसपी थे राजेश कुमार, ये सारे लोग आए और मौके को देख के लगा कि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं होगी, कोई बात नज़दीक की होगी। फिर वही छोटी छोटी बातें जिस पे पुलिस सबसे पहले कोशिश करती है, नंबर 1 अवैध संबंध, नंबर 2 किसी प्रॉपर्टी का विवाद, नंबर 3 गांव की कोई रंजिश। तो ये सब ये शुरुआती कदम हैं पुलिस के, जब भी कोई अज्ञात में मुकदमा लिखा जाता है। ये अज्ञात में मुकदमा लिखाया उनके भाई राजा रामगिरी ने कि मेरे भाई की इस तरह से रात में सोते समय हत्या कर दी गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ये मामला खुल गया। हुआ ये कि इसके मृतक रामगिरी शराब पीने का आदी था। ऑफिस से आने के बाद शाम को प्रत्येक दिन शराब पीना, छुट्टी के दिन पूरा दिन शराब पीना, और शराब पीने के बाद अपनी पत्नी से झगड़ा करना, पत्नी को गाली गलौज करना और बराबर उनको मारना पीटना। उसके 2 लड़के थे, दोनों लड़कों को भी बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट करता था और दोनों लड़के इसीलिए वहाँ से चले गए थे, अपने गांव में रह रहे थे। पत्नी भी उससे लड़ाई झगड़े से आज ही जाके गांव में क्या बल्कि अपने मायके में चली गई थी। ऐसे बहुत बड़े घर के भी ये लोग नहीं थे कि अपना काम, मायके वाले भी उनको सपोर्ट कर सकें या अपना काम, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटा बेटा उसका दिल्ली चला गया, वहाँ मजदूरी करता रहा और अपनी माँ और भाई के लिए कुछ पैसा बचा के वहाँ से भेजता रहा। लेकिन इसी बीच छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वो भी गांव लौट आया।
गांव दोनों भाइयों ने मिलके तमाम लोगों से पैसा उधार लिया और अपना इलाज, छोटे भाई के इलाज शुरू किया। माँ भी आ गई, उसने भी कोशिश की। जब सब सारे पैसे ख़त्म हो गए तो एक दिन उसकी माँ फिर कैनाल कॉलोनी में मृतक रामगिरी के पास आ गई और उससे बताया कि ऐसे ऐसे बेटे की तबीयत ख़राब है और अगर इलाज नहीं हुआ तो वो बचेगा नहीं, उसके लिए इतने पैसों की ज़रूरत है। रामगिरी ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया और पैसा भी नहीं दिया। माँ ने घर में जाके इस बात का जिक्र किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो पैसा देने को तैयार नहीं है जो उनका बेटा दुर्गागिरी था वो गांव में ही रहता था और इसी बीच ऐसा हुआ कि 1 साल के भीतर उसी गांव के पड़ोस के गांव के एक बल्कि 2 लड़कों की सिंचाई विभाग में नौकरी लगी। चूँकि इसके पिता सिंचाई विभाग में थे तो इसने पता करना शुरू किया तो ये पता लगा कि साहब उन 2 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई। एक तो रिटायरमेंट के 6 महीने पहले ही कैंसर से मर गए, दूसरे ज़्यादा शराब पीने के कारण लिवर सिरोसिस से मर गए और मृतक आश्रित का एक सरकारी विभागों में एक तरीका है नौकरी मिलने का या नौकरी देने का। जो कोई भी सेवा के दरमियान अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके सबसे बड़े बेटे या परिवार जिसके लिए राजी हो उसके किसी आश्रित को, चूँकि इतने दिन उसने उस विभाग में सेवा की है, उसको कंपनसेट करने के लिए किसी एक को उसी विभाग में नौकरी दे दी जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मृतक व्यक्ति है वो जिस पद पे था उस पद पर उसकी नौकरी हो। योग्यता के हिसाब से कभी चतुर्थ श्रेणी, कभी और भी नीचे उसकी नौकरी दे दी जाती है, जिसे मृतक आश्रित श्रेणी कहते हैं। ये लगभग हर विभाग में, उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में, राज्य सरकार के लोगों के लिए ये प्रचलन में है। उसके मन में ये आया कि ये हमारे पिता भी बहुत शराब पीते हैं और ये बात उसको करीब 1.5 साल पहले पता लगी थी और वो उसको ये लगता था कि मेरे पिता भी जब मर जाएंगे तो मुझे भी मृतक आश्रित की नौकरी मिल जाएगी। साल भर उसने वेट किया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पिता उसके स्वस्थ थे, केवल शराब पीने के आदी थे, कोई तबीयत ख़राब नहीं होती थी। जब जब उसको अपने पिता की तबीयत ख़राब होने की सूचना मिलती थी, जुखाम, बुखार या इस तरह की कोई जो सीजनल बातें होती हैं, मलेरिया कभी कभी, तो वो भाग के आता था ये देखने के लिए कि कितनी जल्दी ये मरें। लेकिन जब माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार किया तो उसने डिसाइड किया कि पता नहीं ये कब मरेंगे। अब इनके रिटायरमेंट के भी 3 साल हैं, तब तक ये तो जीवन ख़राब कर देंगे सबका, इसलिए बेहतर ये है कि इनको मार दिया जाए। मारने की मंशा से वो घर से चला, बहुत गुस्से में था और उसे लग रहा था कि एक तो ये मरेंगे, माँ को पेंशन मिलेगी तो माँ अपना खर्चा ले लेगी, दूसरे छोटे भाई को या मुझको नौकरी मिल जाएगी तो पूरे परिवार का खर्चा चलेगा और इनसे पिंड छूट जाएगा। उस दिन ये शाम को 9 बजे वहाँ पहुँच गया। वो जानता था कि कितने बजे पिताजी उसके खाना खाते हैं, कितने बजे शराब पीते हैं। अपने साथ शराब भी ले गया पर्याप्त मात्रा में और बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने की कि मैं फ़लाँ जगह गया था और मेरी भी नौकरी की बात चल रही है, फ़लाँ जगह एक ठेकेदार से बात हुई है, वो हमको अपनी साइट पर लगा लेगा और हमें इतने पैसे मिलने लगेंगे और उसी खुशी में मैं ये ले आया हूँ। बाप बेटे दोनों ने बैठ के खूब छक्के शराब पी। दुर्गागिरी के मन में चूँकि पाप था, वो देख रहा था कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा शराब ये पी लें और कितनी जल्दी ये नशे में धुत हो जाएं। थोड़ी देर में वही हुआ, पिता यानी रामगिरी नशे में धुत हो गए और घर में जो उस कमरे में पड़ी हुई तख्त थी उसके ऊपर लेट गए। जब दुर्गागिरी ने देखा कि अब इनमें होश नहीं रह गया तो उसने तुरंत उनकी गर्दन दबाने की चेष्टा की, थोड़ा विरोध किया, तकिया उनके मुंह पे रखे और उनकी गर्दन भी दबाई, मुंह पे रखा और थोड़ी देर में वो ठंडे पड़ गए। अचानक उसकी निगाह गई कि पेट में अभी भी कुछ हरकत हो रही है, तो वो सब्जी काटने वाला चाकू रसोई में से ले आया और उस चाकू से उसने कई चाकू उसके पेट में मार दिए और वहाँ से बाहर निकलते समय चाकू को नाले में फेंका, सिंचाई कॉलोनी के ही नाले में फेंक दिया और वहाँ से भाग गया। तो खैर पता लग गया, गिरफ्तार हो गया, कारण पता लग गया, जेल भेज दिया गया। लेकिन बेटे ने बाप की हत्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट में कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम कमाने लगेंगे और हमारी माँ भी थोड़ा सुकून में रहेगी,
पेंशन में जो पैसा मिलता है उसकी भी वो भी काफ़ी अमाउंट होता है, जिससे हमारी माँ का कामकाज चलता रहेगा और इधर पिता के जुल्म से पिंड भी छूट जाएगा। ये एक घटना थी। दूसरी घटना है 24 अगस्त 2013 की। कोतवाली नगर रायबरेली में एक मुकदमा लिखाया गया रामराज मौर्य ने। रामराज मौर्य ने एक सूचना दी थाने पर आके कि मेरे पिता जगदीश मौर्य को जब वो घर में बाहर की तरफ चारपाई पर सो रहे थे, किसी ने उनके पूरे शरीर को तेजाब से जला दिया है। वो समय है 2012, 13, 14, जब पूरे देश में एसिड अटैक के मामले बहुत बढ़ गए थे, खासकर महिलाओं पे, लड़कियों पे। इस पे उसके बाद बहुत ढेर से टीवी सीरियल, टीवी प्रोग्राम्स में भी एसिड अटैक के मामलों को बहुत जिसको कहते हैं बहुत प्रमुखता से दिखाया गया था और इसके लिए नए कानून, नए नियम भी बनाए गए थे कि एसिड जहाँ जहाँ जिस जिस काम के लिए बेचा जाता है उसका कंसंट्रेशन का परसेंटेज कितना होगा और किस तरह से जो एसिड अटैक में जो पीड़ित महिलाएं, बच्चियां हैं, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, कितने दिनों में इस तरह के मामलों का न्यायिक निस्तारण किया जाएगा, कैसे पुलिस इसकी पैरवी करेगी, इत्यादि इत्यादि। तो चूँकि एक आदमी के एसिड से जला के मार दिए जाने की बात थी, हालांकि महिला के साथ ऐसी घटना नहीं थी, ये पुरुष के साथ थी, लेकिन फिर भी सारे लोग मौके पे गए और राजा रामराज मौर्य जो मृतक का बेटा था उससे बहुत लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दरमियान रामराज मौर्य कभी रोता था और कभी बेहोश होकर गिर जाता था कि मेरे बाप मर गए और बड़ा अब हम लोग अनाथ हो गए, हमारा क्या होगा, कौन हम लोगों को खिलाएगा, कौन कमा के लाएगा, दुनिया भर की बातें। जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई, चूँकि ये रहने वाला जायस का था, अमेठी ज़िले में जायस एक कस्बा है, बड़ा फेमस कस्बा है, मलिक मोहम्मद जायसी का कस्बा है वो, तो उस कस्बे का ये रहने वाला था। टीम बनाई गई, कुछ दिनों तक बिल्कुल पता नहीं लगा कि आखिर हुआ क्या, किसने जलाया, किसने क्या रंजिश हो सकती है। जब टीम वहाँ पर इसके गांव में गई हफ्ते भर बाद, तो चीज़ें समझ में आने लगीं। ये पता लगा कि मृतक जगदीश मौर्य, इसके 4 लड़कियां और 4 लड़के थे। इसकी पत्नी का नाम श्रीमती कृष्णा देवी था। कृष्णा देवी बहुत झगड़ालू, चिड़चिड़ी और बहुत ही शाह खर्च महिला थी, ऐसा गांव में बताया गया कि फैशनेबल थी और शाह खर्च थी और बहुत झगड़ालू थी। छोटी छोटी बात पर अपने पति जगदीश मौर्य से झगड़ा करना, पैसों के लिए परेशान करना, चिल्लाना और तरह तरह के उसके जो ड्रामे हुआ करते थे। वो मोहल्ला भी पूरा परेशान था कि ये क्यों इतना परेशान करती है सीधे आदमी को। जगदीश मौर्य ने डिसाइड किया कि यहाँ रहने से तो रोज़ रोज़ ये चिक रोज़ रोज़ की ये परेशानी किसी न किसी बहाने परेशान करती है ये। तो उसने चुपचाप अपनी 3.5 बीघा बहुत ही उपजाऊ ज़मीन, जिस 3.5 बीघे में खेती, मौर्य लोग उधर खेती के लिए मशहूर हैं, कभी उनका खेत एक दिन के लिए भी खाली नहीं होता, कोई न कोई फसल, सब्जी ये उगा लेते हैं और 3-3.5 बीघे खेत में वो पूरे परिवार के लिए, साल भर के लिए आराम से सब्जी या अनाज पैदा कर लेते हैं और बेच लेते हैं और अच्छा जीवन यापन करते हैं। उसने अपनी उस ज़मीन को चुपचाप वहीं गांव के ही अनिल साहू के, कस्बे के ही, जायस कस्बे के ही अनिल साहू को बेच दिया। ये ऐसे किया उसने कि किसी को कानो कान खबर नहीं। चूँकि अमेठी रायबरेली से काट के और थोड़ा सुल्तानपुर का भाग मिला के नया ज़िला बना था, अदालतें भी नहीं बन पाई थी, तो अदालतें सब रायबरेली से ही संचालित हुआ करती थी। रजिस्ट्री के ऑफिस भी सब रायबरेली में ही थे। चुपचाप ये वहाँ अनिल साहू को लेके गया, वहीं उसकी रजिस्ट्री कर दी और नगद पैसा लेके वहाँ से चुपचाप निकल गया, वापस घर गया ही नहीं। वापस ये रायबरेली शहर आ गया। वहाँ इतना पैसा अपने पास रख के वो कुछ दिन तक धर्मशाला में रहा। फिर 2-4-6 दिन बहुत सस्ते टाइप के, छोटे टाइप के होटल में रहा। जब उसको शंका हो गई कि धर्मशाला के जो कर्मचारी हैं वो उस पर निगाह रखने लगे हैं कि इनके पास क्या है, फिर वो होटल में रहा। और इस बीच में उसने रायबरेली में कोशिश की कि छोटी ज़मीन
100 स्क्वायर 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट अगर उसे मिल जाए तो छोटा सा अपना यही मकान बना लेगा और वापस कभी नहीं जाएगा। लेकिन जगदीश मौर्य ने कभी अपना मोबाइल फ़ोन बंद नहीं किया। 2-4 दिन बाद इसकी पत्नी ने फ़ोन किया तो उसने कहा मैं बेंगलोर आ गया हूँ, यहाँ एक सेठ के यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा। बच्चों ने फ़ोन किया, उनको भी यही बताया कि नहीं मैं कभी लौट के नहीं आऊँगा, मैं अपना यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे सुकून की 4 रोटी यहाँ मिल रही है, हम रोज़ की झिकझिक से दूर हैं। इसी बीच में अनिल साहू ने, जिसने वो 3 बीघे ज़मीन खरीदी थी, वो अगली फसल के लिए उस ज़मीन पर अपना ट्रैक्टर और अपने नौकरों के साथ, अपने लेबर के साथ पहुंच गया। कृष्णा देवी भागकर वहां आई और उसने झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया कि वैसे बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला थी और लोग उससे बचा भी करते थे कि कब किसके ऊपर क्या आरोप लगा दें। खैर, झगड़ा वहाँ ज़्यादा बढ़ा तो उसमें राजस्व के अधिकारियों ने दखल दिया। पुलिस और राजस्व के अधिकारी मौके पर गए, मौके पर पहुँचे और उन्होंने जब सब कागज़ देखे तो अनिल साहू के कागज़ देख के उन्होंने बताया कि हाँ साहब, ये कृष्णा को बताया कि ये आपका अब इस ज़मीन पे कोई अधिकार नहीं है, ये इसके जो नए मालिक हैं वो अनिल साहू ही हैं, क्योंकि आपके पति ने ये इनको बेच दिया है और रजिस्ट्री के पेपर इनके बिल्कुल सही हैं। ये बात सुन के उसे थोड़ा धक्का लगा। उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अकेले कैसे बेच सकते हैं, उनके 4 लड़के हैं, हमारा भी हिस्सा है, 4 बच्चों का भी हिस्सा है। बहरहाल वकीलों से बातचीत करके उसने सिविल कोर्ट रायबरेली में एक मुकदमा दायर कर दिया कि साहब ये फ्रॉडुलेंटली बेचा गया है, बिना किसी की जानकारी के बेचा गया है, गवाहों को जो इसमें रखा गया है वो कोई मेरे गांव के नहीं हैं, इनसे ज़बरदस्ती लिखाया गया है। इस तरह भांति भांति की बात जो मुकदमा कायम कराने के लिए या सिविल में मुकदमा दायर कराने के लिए दुनिया भर की बातें जो वकील साहबान लिखवा देते हैं वो सब लिखवा के एक मुकदमा वहाँ पर चलने लगा। कृष्णा देवी अपने ज़मीन के लिए पागल हो रही थी और उधर वहाँ जगदीश मौर्य रायबरेली पहुँच के उसने रायबरेली शहर के बाहर के हिस्से पे एक रेती खुर्द करके गांव है, वहाँ पर एक छोटी सी ज़मीन ले ली और ज़मीन लेके उसने, पैसा उसके पास उस समय काफ़ी था तो उसने बहुत जल्दी में ईंट और सब उसका मटेरियल इकट्ठा करके अपने रहने लायक 3-4 महीने में एक छोटा सा मकान 2 कमरे का बनवा लिया। बनवा के उसके ज़रूरी सामान जो खाने पीने के होते हैं वो सब इकट्ठा किया और आराम से वहाँ रहने लगा। फिर उसने वहाँ नौकरी भी तलाश की, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो सुबह शाम अपना जाके उसे कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन वो आराम से रह रहा था। जब वो थोड़ा सा आराम से हो गया तो कभी कभी वो भी घर के लोगों को फ़ोन कर दिया करता था हाल चाल लेने के लिए कि कैसे हैं ये सब। खैर, उसे वो इस बात का वेट कर रहा था कि मुझे जितना परेशान किया गया है ये लोग भी उतना ही परेशान हों। उसे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। इसी बीच में कृष्णा, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, ये अपने ज़मीन के उस मुकदमे के सिलसिले में चूँकि पागल हो गई थी कि कैसे इन्होंने बेच दिया और उनको हक नहीं है और कैसे बेच के भाग गया यहाँ से, मैं देखूँगी। वो बार बार रायबरेली में आके अदालतों के चक्कर लगाया करती थी। ट्रेन से वो आती थी रायबरेली में अदालत में अपना वकील से मिलती थी, बाकी लोगों से वहाँ मिलती थी, मुंशी दीवान से मिलती थी और फिर शाम को चली जाती थी। बार बार आते जाते स्टेशन पर उसकी 3-4 बार मुलाकात हुई अखिलेश मिश्रा सन ऑफ हरि मोहन मिश्रा, निवासी ककराही, थाना गोपीगंज, जिला भदोही। अब उसको भी ट्रेन का टाइम पता लग गया। जाते समय वो पूछ लेता था कि कब दोबारा तारीख है, कब आपको आना है, कैसे आना है, और वो स्टेशन पर ही उसको मिल जाता था। धीरे धीरे उसने अपनी मीठी मीठी बातों में उसे फंसा के उससे अवैध संबंध स्थापित कर लिए। चूँकि उसका भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था अखिलेश का, तो धीरे धीरे करके वो इसके घर आने जाने लगा और अचानक एक दिन वो उसके घर पे रहने के लिए आ धमका। 3-4 दिन घर पे रहा होगा तो जवान बच्चों को शक हो गया कि ये यहाँ रहता है और ये ठीक नहीं है इसका, और उन बच्चों ने इसका विरोध शुरू किया कि ये यहाँ पर नहीं रहेगा, अखिलेश यहाँ पर किसी कीमत पे नहीं रहेगा, इसको जहाँ रहना हो रहे। अपनी माँ को भी भला बुरा कहा, और जब अखिलेश के वहाँ से निकाले जाने की बात होती थी तो हमेशा ये इसकी माँ कृष्णा देवी वो बच्चों का पक्ष लेती थी, वो कभी अखिलेश के पक्ष में नहीं खड़ी होती थी और वो कहती थी कि अरे मैं दिल्ली चला जाएगा, ये है वो है, लेकिन बच्चों की बात को ज़्यादा सपोर्ट करती थी। अखिलेश को भी लग गया कि जो व्यवहार है कृष्णा देवी का
वो उससे लगता नहीं है कि बहुत दिन तक वो घर पर रह पाएगा। एक दिन उसने भी डिसाइड किया, 9 नवंबर 2011 को वो बाज़ार में गया। चूँकि वहाँ रहने लगा था, लोग उसको जानते थे, अदालतों के बारे में उसको अच्छी जानकारी थी। तो एक दिन वो बाज़ार में गया और बैटरी की दुकानों पर उसने कंसनट्रेटेड एसिड एक बोतल ख़रीदा, जो बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाला एसिड होता है। हालांकि बैटरी में डाला जाता है जब, तो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। बहुत कभी कभी किसी ने देखा होगा कि किसी छोटी गाड़ी के चलाने में, और ख़ासकर यात्री वाहन के, कभी कभी अगर आप इंजन के पास बैठ जाएं जहां बैटरी रखी हो और वो छलक जाए उसकी बूंदें, तो आपका पैजामा, पैंट या महिलाओं की धोती उस एसिड से जल जाती है। बहुत लो इफ़ेक्ट का डाइल्यूटेड एसिड होता है, लेकिन उसने कंसनट्रेट ख़रीदा। और एक दिन रात में जब कृष्णा देवी घर पे था वो, और कृष्णा देवी जब सो गई, तो उसने पूरी बोतल उसके चेहरे पर उड़ेल दी और वहाँ से भाग गया। लड़के भी तब तक जग गए और इसको वहाँ कस्बे से बाहर निकलते निकलते अखिलेश को इसके बच्चों ने पकड़ लिया। जायज़ थाने पर मुकदमा कायम हुआ 798 2012 का। 326 एसिड अटैक का मुकदमा होता है, जान से मारने की, एसिड द्वारा जान से मारने की कोशिश, और 506 इसका ट्रायल हुआ। चूँकि वो जिंदा थी और अदालत में लोगों को जानती थी, तो अपने बच्चों के सहारे उसकी पैरवी शुरू की, और कुछ ही दिन में ACGM सेकंड की अदालत ने इस पर फैसला सुना दिया, और जिसमें अखिलेश को 7 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड यानी उसका फ़ाइन किया गया। जेल में है, और मुझे ऐसा बताया गया है कि वो आज भी जेल में ही है। लेकिन इससे एक नुकसान ये हुआ कि इस एसिड अटैक में कृष्णा देवी की दोनों आंखें चली गईं और वो दोनों आंखों से अंधी हो गई। पूरा परिवार तहस नहस हो गया, और परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़े लड़के रामराज पे आ गई। रामराज, एक भाई इनका उदयराज जो था वो 2011 में उसकी डेथ हो गई थी। अब रामराज और उसके साथ 2 भाई, जो 4 कुल लड़के, 2 भाई वो जिंदा बचे। वो ढूंढते रहे अपने बाप को कि ये है कहाँ पे। ये बेंगलोर भी गई कृष्णा देवी, जिस समय उसके ऊपर एसिड नहीं फेंका गया था। वो अपने बेटे के साथ बेंगलोर भी गई, लोगों से कोशिश की, वहाँ से बार बार फ़ोन करती थी कि हम स्टेशन पर आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, वहाँ आ गए हैं। लेकिन चालाक था, और इसने कभी भी जैसे ही ये लोग पहुँचने की बात करते थे, ये तुरंत अपना फ़ोन, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता था कि मैं जगदीश मौर्य, कि मैं बात नहीं करूँगा, या तुमको अपने रहने का पता नहीं बताऊँगा। तो इस पूरी ये किसी तरह से थोड़ी सी ज़मीन बची थी, और वो मकान इनका था जगदीश मौर्य को, जहाँ उसके बच्चे बच्चियाँ और पत्नी कृष्णा मौर्य रहती थी। उसके भी अंधे, चूँकि वो बहुत तेज़ थी, झगड़ालू थी, लोग उसको जानते थे, किसी काम के लिए खुद जाती थी, अदालत का काम खुद देखती थी, खेती बाड़ी का काम खुद देखती थी, तो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे बच्चे उस पर। जब वो अंधी हो गई तो परिवार एकदम बिखरने लगा। जब उसको लोगों ने बताया कि साहब वो एसिड अटैक हुआ और अंधी हो गई, तो बड़ा खुश हुआ जगदीश मौर्य। उसने कहा कि यही होना था, बहुत परेशान किया है मुझे, जिन जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है उन सब का यही हश्र होगा। फिर इसी बीच गांव के एक लड़की की शादी रेती खुर्द में, जहां इसका मकान था, वहां पर हुई। और जब वो लौट के अपने मायके आई और उससे मिलने के लिए जगदीश मौर्य की बेटी गई, बड़ी वाली, तो उसने पूछा कि कहाँ हैं चाचा, कहाँ हैं? तो उसने कहा वो बेंगलोर में हैं, बहुत दिन से वो नहीं आते हैं, माँ से लड़ाई हुई है। तब उसने बताया कि तुम लोगों को पता नहीं है, वो रायबरेली में ही हैं जहाँ मेरी शादी हुई है, वहाँ से 5 या 6 मकान छोड़ के उनका मकान है। चलो मैं तुमको मिलवा दूंगी, लेकिन किसी से मत बताना, नहीं वो झगड़ा करेंगे मुझसे भी कि तुमने जाके बता दिया। क्योंकि आते जाते मैंने भी उनको देखा है, और उन्होंने भी एक आध बार मुझे देखा है। मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने देखा ज़रूर है। इसी बीच में जगदीश ने जब देखा कि ये अंधी भी हो गई और लड़के ने कामकाज संभाल लिया, वो और परेशान इनको देखना चाहता था। उसके दिमाग में आया कि जब घर बेच देंगे तब ये और परेशान होगी। अभी इसका कुछ नहीं हुआ, ये ज़िंदा है और आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कभी कभी फ़ोन करके उसे गाली गलौज करती थी, तो इससे वो बहुत व्यथित रहता था।
जिन लोगों ने उसकी ज़मीन खरीदी थी, टेलीफ़ोन से उन्हें फिर उसने एक दिन अपने रजिस्ट्री ऑफिस में रायबरेली के बुलवा लिया और उनसे कहा कि अगर तुम अच्छा पैसा हमें दे दो तो हम मकान तुम्हारे नाम लिख देंगे। ये बातचीत जब चल रही थी तभी किसी ने कृष्णा को जाके कृष्णा देवी को ये बताया कि अब ये मकान भी बिकने वाला है, तुम थोड़े दिन में सड़क पर आ जाओगे। बेटी को जब पता लगा तो बेटी ने उनसे संपर्क करके, उस बिटिया से संपर्क करके जिसका ससुराल जगदीश मौर्य के नए घर के पास था, उससे पूरा पता पूछ के एक दिन वो जगदीश मौर्य के घर पहुंच गई। जगदीश मौर्य बाप था, ये बेटी थी। रोई गाई उससे बहुत मिन्नत की कि सब लोग सड़क पर आ जाएंगे, माँ की हालत ठीक नहीं है, दोनों आँख से अंधी हो गई है। लेकिन कोई फ़र्क जगदीश मौर्य के ऊपर नहीं पड़ा। उसने कहा नहीं नहीं, तुम लोगों को जो करना हो करो। कितना तंग किया गया मैं, किसने हमारी मदद की, कौन हमारी तरफ खड़ा हुआ, सब अपनी माँ की तरफ खड़े हो जाते थे। मैं दर दर की ठोकरें खाता रहा। मैं कैसे कैसे मैंने अपना ये मकान यहाँ बना के अब मैं शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ। जो मर्ज़ी हो, जिसको सड़क पर जाना हो वो सड़क पर जाए, जिसको कहीं और जाना हो जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मेरे नाम मकान है, मैं बेचूँगा। खैर उसने आके लौट के तुरंत रामराज को बताया, अपने भाई को, जो उस समय लुधियाना में मजदूरी का काम करता था, कि मैं इस तरह से गई थी और ये बात सही है कि वो मकान बेचना चाहते हैं। इन लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, वो किसी दिन भी रजिस्ट्री कर देंगे। तो वो लोग जैसे उन्होंने खेत ले लिया है, मकान में आ जाएंगे और हम लोग दर दर की ठोकरें खाने लगेंगे। अपनी बहन की बात सुनकर लुधियाना से तुरंत रामराज रवाना हो गया। इसी बीच जो उनमें घर पे उनका लड़का रहता था धर्मराज, उसको भी उसकी बहन ने आके बताया कि ऐसे ऐसे वो रायबरेली में रह रहे हैं। धर्मराज भी वहाँ पहुँच गया। वो भी कहने लगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं आपकी सेवा करूँगा, मकान मत बेचिए। और लगभग 15 दिन से वो वहाँ पर उनका खाना बनाना, उनके कपड़े साफ़ करना, ये सब उनकी देखभाल करना, ये सब करने लगा। रामराज जैसे ही रायबरेली रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसने धर्मराज को फ़ोन किया। कहाँ हो? तो उसने बताया कि मैं इस तरह से पिता के पास आ गया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मान जाएं, नहीं मानेंगे तो मकान बेच देंगे, हम लोग सब सड़क पर आ जाएंगे। रामराज ने कहा कि ठीक है, आप रहिएगा, मैं कल मिलने आऊँगा, आज तो मैं जा रहा हूँ, कुछ सामान लुधियाना से लेके आया हूँ माँ के लिए, घर पे उसको रख दूँगा और उसके बाद मैं कल इनसे मिलने आऊँगा। मैं भी इनसे मिलके कोशिश करूँगा कि ये हमारी बात मान लें और मकान को न बेचें। जैसे थोड़ा बहुत पैसा मैं वहाँ से मज़दूरी से कमा के ले आता हूँ, तो इनके लिए भी मैं उसमें कुछ पैसा भेज दिया करूँगा। हम लोग कोशिश करते हैं ये मकान अगर बेच देंगे तो बहनें हमारी, माँ हमारी, हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है और यहाँ कमाई का कोई और ज़रिया नहीं है, हम लोगों को बाहर ही मज़दूरी करके कमाई करनी है। ये कह के वहाँ से सीधे वो अमेठी जायस अपने घर चला गया और अगले दिन रात में 10:30-11 बजे के आसपास उसने अपने भाई धर्मराज को फ़ोन किया कि कहाँ हो। उसने बताया कि मैं इस तरह से यहीं पर हूँ अपने पिताजी के पास। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ, एक तो आप दरवाज़ा खोल दीजिएगा, दूसरा ये कि आप बाहर रहिएगा, मैं उनसे बात करूँगा, मैं देखूँगा कि वो कैसे नहीं मानते हैं। रामराज के मन में ये संदेह या उसके मन में उसने ये तय कर लिया कि जब इनके जीते जी हम लोग लावारिस और अनाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं, ये हम लोगों का हिस्सा भी सब बेच के और आराम से अपना मकान बना के रह रहे हैं, तो ऐसे आदमी के जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हम लोगों की बिल्कुल केयर नहीं करता और उसे इस बात पे भी दया नहीं आ रही है कि मकान बेचने के बाद उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। वहाँ पर पहुँचा, बाहर से उसने टेलीफ़ोन किया। धर्मराज कंपैरेटिवली सीधा है, तो सीधा था वो भाई, तो उनसे कहा कि तुम बाहर ही रहना, दरवाज़ा खोल देना, मैं भीतर जाके उनसे बात करूँगा। धर्मराज बाहर चला आया, बाहर अपना टहलता रहा, इसी बीच में भीतर पहुँचा, बात करता रहा। बात करते करते जब उनको नींद आने लगी जगदीश मौर्य को, तो ये अपने साथ 2 बोतल कंसनट्रेटेड एसिड ले गया था। माँ के साथ एसिड से जो कुछ हुआ था वो चूँकि इन लोगों के सामने हुआ था, इन्होंने ये देखा था कि इस तरह से मरेंगे भी नहीं और ज़िंदगी भी इनकी हम बर्बाद कर देंगे। इनको भी वो पीड़ा का एहसास होना चाहिए जो माँ हमारी पीड़ा झेल रही है। तो इस नीयत से उसने 2 बोतल वो एसिड ले गया। 1 बोतल कंसनट्रेटेड एसिड तो उसका पूरे चेहरे पर और बाकी का 1 बोतल पूरे शरीर पर उसने बिखेर दिया और डाल दिया। वो हल्ला मचाते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन दोनों भाइयों ने तय किया कि अगर अभी पुलिस आई तो हम लोग पकड़े जाएंगे।
जब वो थोड़ी देर बाद उनका चिल्लाना कम हो गया तो अगले दिन सुबह 8 बजे थाने पर जाकर इन्होंने एक किस्सा बना के बताया और मुकदमा उसी रामराज ने लिखाया जिसने एसिड खरीद कर लुधियाना से आकर एसिड खरीद कर और उसके चेहरे को और उसके शरीर को जलाया था। और वही रामराज है जिसको जब पुलिस बुला कर ले जाती थी और पुलिस सब पूछती थी कि भाई रंजिश किससे किससे है, क्या हो सकता है, किससे संबंध है, बाप क्यों घर छोड़ के वहाँ से चले आए, माँ से कैसे संबंध हैं, माँ के साथ क्या हुआ, दुनिया भर की बातें। वो अखिलेश मिश्रा ने तो नहीं मार दिया यहाँ आके, इस तरह की बातें वो सब पूछते रहे और वो वही अपना रोने धोने का नाटक करता रहा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो फलां जगह था, मैं तो ठिकाना जगह था। जब कॉल डिटेल मैच की गई तो ये पता लगा कि घटना के दिन ये वहीं था। तब पुलिस ने थोड़ी सख्ती की और फिर इसने पूरी बात बताई कि कैसे कैसे इसने मारा है अपने पिता को। और 11 नवंबर 2013 को रामराज को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये दूसरे कलयुग के सपूत थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, क्योंकि एसिड अटैक के दूसरे दिन तक तो उन्होंने सूचना दी। 12 बजे के आसपास उसके ऊपर एसिड पड़ा था। दूसरे दिन 8 बजे के आसपास पुलिस आई और फिर इसे अस्पताल भेजा गया 9-10 बजे के आसपास। 2 दिन ये बर्न वार्ड में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रहा, 2 दिन या 3 दिन, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। हत्या के आरोप में रामराज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तो ये इस तरह की घटनाएं, मतलब एक लड़के ने अपने बाप को इसलिए मार दिया कि ये रिटायरमेंट के पहले अगर मर जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट के 2 दिन पहले मर जाएं, तो हमें नौकरी मिल जाएगी, इसलिए मार दिया। और दूसरा इसलिए मार दिया कि ये अगर ज़िंदा रहेंगे तो अपना मकान बेच देंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। तो संबंधों का कोई मतलब, जो रिश्तों का मतलब माँ और बाप के जो संबंध बच्चों से होने चाहिए, वो सब सामाजिक संरचना को ऐसे दो घटनाओं में मैंने आपको बताया कि कैसे ये संरचनाएं टूट जाती हैं। इसके अलावा अब मैं आज हमारे ख्याल से इतना सफिशिएंट है आज इतना आज के लिए, और कल मैं इसी तरह एक और रिश्तों को तार तार करने वाली घटना का जिक्र करूंगा जिसने हमारे भी अंतर्मन को, उस समय जब मैं मौके पर गया था तो अंतर्मन को हिलाया था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका समाज में हर व्यक्ति को ध्यान रखना होगा कि अगर आपके लड़के कहीं सेटल नहीं हो पाए हैं और आप रिटायरमेंट के कगार पे हैं, तो उस लड़के के मन में क्या आ सकता है, ये आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। उसको उसकी अच्छी काउंसलिंग करें, उसे अच्छी तरह बताएं, उसे रास्ता दिखाएं, लोगों के पास ले जाएं, जो जानकार लोग हैं उनसे उसकी राय मशविरा कराएं, कोई काम उसको शुरू करा दें अगर आप कर सकते हैं, लेकिन इतनी खटास न पैदा करें कि उसके मन में खुद भी नौकरी करने का लालच आ जाए और आप अपनी जान से हाथ धो बैठें। बहुत बहुत धन्यवाद।